हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। न्यू पैटर्न में जो आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, इस वीडियो में हम लोग ऐसे अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम में आपको 80 में 80 दिलाएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको भी लाना है 80 में 80 तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा फटाफट से व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का शानदार प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न है। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे मेजिनी, और ऑप्शन बी है गैरीबाल्टी, या फिर विक्टर एमेनुएल, या फिर मुसेलिनी। तो फ्रेंड, यंग यूरोप का जो संस्थापक था ना, कौन था? मेजिनी था, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजी ने ही की थी, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सेडोन में, या फिर सेडेवा में, या फिर साइराइन में, और ऑप्शन डी है फ्रैंकफर्ट में। तो फ्रेंड, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? सेडोन में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1830 में, या फिर 1883 में, या फिर 1848 में, और ऑप्शन डी है 1857 में। तो फ्रेंड, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 1848 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स से, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि रासपुटिन कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ समाज सुधारक, या फिर भ्रष्टा पादरी, या फिर दार्शनिक, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक। तो फ्रेंड, ये रासपुटिन कौन था? तो ये भ्रष्टाचारी था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया इंग्लैंड, या फिर फ्रांसीसी, या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन डी है डच। तो फ्रेंड, हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी थे ना, कौन थे? पुर्तगाली थे, इसे आपको याद होना चाहिए। इसे प्रश्न जो है हम आपको पिछला क्लास में चिल्ला के पढ़ाए हैं, इसलिए आप एक एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम के, या फिर लाओस के, या फिर थाईलैंड के, और ऑप्शन डी है काम्बोडिया के। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे, वही आपको बताना है। तो काम्बोडिया के शासक थे, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, अंगोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो काम्बोडिया में स्थित है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के
सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट को देख रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और काफी सारे प्रश्न जो है आपके फाइनल एग्जाम में 2023 के फाइनल एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए कि क्वेश्चन का आंसर बता देना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था। यह भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था ना कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए, काफी सिंपल प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया श्रमिक वर्ग का, या फिर मध्यम वर्ग का, या फिर कृषक वर्ग का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सभी वर्ग का। तो फ्रेंड पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है ना श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वही आपको बता देना है। तो फ्रेंड इस समय जो है ना बेरोजगारी छाया गया था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि लल्लन टू प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को बता रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराए कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये सब प्रश्न जो है हम आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको था चीन में, या फिर जर्मनी में, या फिर जापान में, या फिर रोम में। तो फ्रेंड कागज का आविष्कार जो हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, चीन देश में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कागजी मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन देश में ही हुआ था, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे, जो तो जेड गुडी नहीं थे, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार, या फिर झारखंड, और ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड भाषाई आधार पर बनने वाला जो प्रथम राज्य है ना, कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों सोपानी कृषि जो ना किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 7 मार्च को, या फिर 8 मार्च को, या फिर 9 मार्च को, और ऑप्शन डी है 10 मार्च को। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, यहाँ पे आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया लोकसभा में, या फिर विधानसभा में, और ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था में, या फिर मंत्रिमंडल में। तो फ्रेंड भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है, पंचायती राज व्यवस्था में, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप लेवल प्रश्न एक रहा है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया महापौर, या फिर नगर प्रधान, और ऑप्शन सी है नगर सचिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में हुई 2077 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कांग्रेस पार्टी को, या फिर जनता पार्टी को, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो फ्रेंड जनता पार्टी को बहुमत मिला था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा क्या करा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब, यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब, मतलब कानून कब लागू हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जब लागू हुआ था ना, कब हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अमेरिका में, या फिर चीन में, या फिर भारत में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अपना देश भारत में क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना बीमारू राज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार, या फिर मध्य प्रदेश, और ऑप्शन सी उड़ीसा, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे बीमारू राज्य क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बी आई से बिहार हो गया, उसके बाद यहाँ पे एम ए से मध्य प्रदेश हो गया, और आपका आर से राजस्थान हो गया, और यू से उड़ीसा हो गया। यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, यानी कि ये सभी क्या दोस्तों बीमारू राज्य है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी खुशी में आप लोग जो ना जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय, या फिर गया जिले की प्रति व्यक्ति आय, या फिर सीहोर जिले की प्रति व्यक्ति आय, और ऑप्शन डी है नालंदा जिले की प्रति व्यक्ति आय। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं बिहार की ये पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो सीहोर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो फ्रेंड बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टाका, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है, तो डॉलर है। और दोस्तों $1 अभी इंडिया का प्रेजेंट में करेंसी कितना के बराबर होते हैं, तो लगभग 82 रुपये के बराबर होते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा कौन है, तो दिनार है। तो फ्रेंड अगर यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए, एक दिनार जो होते हैं ना इंडियन रुपीज में कितने होते हैं, तो यहाँ पे लगभग 266 रुपये होते हैं। अभी के करेंसी के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं, आपको इसे पता होना चाहिए। अब और दोस्तों भारत का यहाँ पे मुद्रा क्या है, रुपया है, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को, देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया सेठ, साहूकार, या परिस्तेदार, या फिर व्यावसायिक बैंक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कौन ऐसा संस्थागत है जो वित्त का साधन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये व्यावसायिक बैंक क्या है कि वित्त का साधन है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो फ्रेंड है ये जो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, कब किया गया था वही आपको बताना है। तो 1969 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि टॉप लेवल की प्रश्न ने क्या कराई कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे 2 भागों में, या फिर 4 भागों में, या फिर 6 भागों में, और ऑप्शन डी है 8 भागों में। तो फ्रेंड है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराई कि यहाँ पे आपको बताना है कि नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कब लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कब लागू किया गया था, तो 20 जुलाई 2020 में लागू किया गया था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको मानव कीर्ति, या फिर नवीकरणीय, या फिर अजैव, और ऑप्शन डी है अनवीकरणीय। तो फ्रेंड ये जो सोलर एनर्जी होता है ना, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। यानी कि इनका भंडारण क्या है, सीमित नहीं है, आने वाले समय में ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, दुनिया समाप्त होने के बाद ही
दुनिया समाप्त होने के साथ साथ ये खत्म होगा। जो कभी खत्म नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय में क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या होगा, कभी भी लाइफ टाइम रहेगा, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, नवीकरणीय कहेंगे संसाधन। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड है, काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है ना, रेगुर मृदा, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी क्या होती है, सर्वाधिक उपयुक्त की जाती है। और दोस्तों कपास की खेती किस राज्य में प्रचलित है, वही आपको बताना है। तो राजस्थान राज्य में प्रचलित है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, यानी कि कितने भागों में वनों को बांटा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है ना 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या कराए कि उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको जूट को या फिर कपास को, और ऑप्शन सी नारियल को या फिर गन्ना को। तो फ्रेंड उजला सोना किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कपास को जो है दोस्तों उजला सोना कहा जाता है। और दोस्तों जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ फटाफट से हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, चूना पत्थर या फिर बॉक्साइट है या फिर ग्रेनाइट है या फिर लोहा एस के। तो फ्रेंड है, सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना क्या है, चूना पत्थर। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे बिहार राज्य या फिर महाराष्ट्र राज्य है या फिर तमिलनाडु या फिर केरल। तो फ्रेंड पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन क्या कराए कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है, मुजफ्फरपुर में किया जाता है और इनके साथ साथ वैशाली में किया जाता है। यानी कि ये दोनों जिले क्या दोस्तों फेमस है, प्रचलित है। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग, यहाँ पे आपको बताना है कि कितना प्रतिशत भाग वंशादित है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वंशादित है, तो 7.32% भाग है वंशादित है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न ये कराए कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको सैनिक रखने के लिए या फिर अस्त्र शस्त्र रखने के लिए या फिर अनाज रखने के लिए या फिर पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड है पटना में गोलघर जो है ना अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो फ्रेंड है मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि वो प्राकृतिक आपदा होगा। तो प्राकृतिक आपदा कौन होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा, ये एक प्रकार का क्या है प्राकृतिक, मतलब आप यहाँ पे दोस्तों देखिएगा सांप्रदायिक दंगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, मतलब प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानव जनित आपदा है। और ये आतंकवाद भी क्या है, मानव जनित आपदा है। रेल दुर्घटना, ये भी तीनों क्या मतलब क्या है दोस्तों, मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, ये मानव की वजह से होती है, इसीलिए मानव जनित आपदा के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनमें से जो ऑप्शन में देख रहे हैं ना यहाँ पे तीनों तो मानव जनित आपदा है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के
बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दे ऊंची भूमि वाले स्थान पर, या फिर गांव के बाहर, या फिर जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए, या फिर खेतों में रहना चाहिए। तो फ्रेंड है, बाढ़ के समय हमें किस मतलब कौन से स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। काफी सिंपल है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कराएगी, 39 नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। काफी सिंपल प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है ना दोस्तों, क्या है, जल की अधिकता है, और नदी के तली में अवसाद का जमाव भी है, और वर्षा की अधिकता है। और ऑप्शन डी में आपका उनमें से सभी, यानी कि ये सभी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या क्या है, जल की अधिकता है, नदी की तली में अवसाद का जमाव है, और वर्षा की अधिकता, यानी कि ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सार्वजनिक टेलीफोन, या फिर मोबाइल, और ऑप्शन सी है रेडियो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है, संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना, क्या है, मोबाइल फोन है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। तो आप हमें बताइए जल्दी से एक फटाफट से कमेंट करके, ये जो 40 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस आप लोग को करवाया ना, तो आप लोग को पहले से कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में ईमानदारी से कमेंट करके बता देना, बस इतना करना है, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इनके साथ साथ आपको SW क्वेश्चंस का भी आंसर बताना है। तो फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर क्या लगता है। प्रश्न ये कराए कि हेगेल कौन था। तो यहाँ पे फटाफट से आंसर ऑप्शन को पढ़ लीजिए, इसका जो राइट आंसर लगता है जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को जो भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से आप जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, जितना भी आपका दोस्त यार है, भाई बहन है, चारों तरफ इस वीडियो को फैला दीजिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलता रहेगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।